नमस्कार। दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पत्रकारिता के साथ साथ उत्तराखंड सिनेमा के लिए अद्भुत काम किए हैं। आज उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक सौंदर्य वाले राज्य में उत्तराखंड सिनेमा के लिए बहुत ही अच्छा और सुखद एहसास करने वाला समय है। इन्हीं विषयों को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में चंद्रवीर गायत्री जी, जिन्होंने उत्तराखंड सिनेमा को एक ऊंचाई दी है। चंद्रवीर गायत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि राज्य बनने तक और अब तक का जो ये सफ़र रहा आपका, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े रहे, उससे पहले आप लोक कलाकार रहे और उसके बाद आपने उत्तराखंड सिनेमा के लिए बहुत अद्भुत काम किए हैं, जो काम आज दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा सफ़र और कैसे शुरुआत हुई है, इसको आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ जी। गढ़वाल श्रीनगर जो हमारा है, और वहाँ से चल करके हम लोग यहाँ तक अपने राजधानी क्षेत्र तक आए हैं जी। तो राज्य का जो संस्कृति के लिए और सिनेमा के लिए हम लोगों ने काम किया, उसके लिए एक साथ मिल करके, मतलब अकेला मेरा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं क्षेत्र में, सभी लोगों का मिला जुला साथ रहा है और हम लोग धीरे धीरे जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। और ये लगा लीजिए कि खेत से लेकर के आज कैमरे तक पहुंचने का कार्य हम लोगों ने किया है और धीरे धीरे अपने राज्य का जो एक नाम है उसको अब जो है हिंदुस्तान लेवल पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। गजब। तो कमाल का काम आपने किया है, लेकिन हम थोड़ा और पीछे जाएंगे। जो आपका स्ट्रगल का जो एक समय था, जो हमने सुना है लोगों से कि आप तो मूल रूप से एक प्योर लोक कलाकार रहे हैं। तो अगर आप लोक कलाकारी के लिए आपने बहुत सारे काम किए, आपने गीत लिखे, सैकड़ों गीत लिखे, सैकड़ों गीत गाए, तो शुरुआत तो हम यहीं से करना चाहेंगे ना। दर्शक जब आपको देख रहे हैं तो वो सुनना चाहेंगे आपसे, तो एक लाइन तो आप ज़रूर सुना दीजिए। हाँ। और बातचीत हम बाद में करेंगे। वो दौर था 95 से जी। 95 के दौर में हम लोगों ने काम शुरू किया था और दिल्ली से रिकॉर्डिंग कर करके फिर उसके बाद उस समय कैसेटें बेचे जाती थी जी। कैसेटों के माध्यम से हमने काम किया था। तो सबसे पहला जो मेरा अंक आया था वो आया था भैजी जी। फिर मैंने और अनिल बिष्ट जी ने जी। मैती में एक साथ काम किया और मैती में ढोल का पैटर्न उत्तराखंड में लाने का प्रयास हमने किया है। अक्सर क्या होता था कि म्यूजिशियन ढोलक तबला, मैती एक कैसेट थी, एल्बम थी, कैसेट थी, अच्छा, ऑडियो कैसेट। तो उसमें हमने क्या किया कि जो ढोल का पैटर्न है, अच्छा, मैं और सुभाष पांडे जी जो हमारे राज्य के समय बहुत वरिष्ठ म्यूजिशियन हैं, अच्छा उनका इस समय संगीत है पूरे राज्य के अंदर, तो सुभाष पांडे जी ने और मैंने जो है ढोल को लाने का उस समय विचार बनाया कि क्यों ना हम अपने राज्य वाद्य यंत्र जो आज घोषित हो चुका है, तो उसको हम ढोल को लाएं और ढोल की पहचान धीरे धीरे हमने बनाने का प्रयास किया है। जी। वो गीत सुना दीजिए जो सबसे अच्छा गीत आपका है, जिसको भी आप सुनाना चाहते हैं। मैंने वैसे तो बहुत सारे गीत लिखे हैं, पर एक गीत था जिस पर आदरणीय स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक बार मुझे कहा था कि बेटा बहुत अच्छा आपने लिखा है, और आज भी मुझे वो क्षण याद आता है कि मैंने उस गीत को जब अपनी कलम से लिखा था और गाया था। ये करीब 96 की बात है, 96-97 की बात है, तब वो गीत लिखा था। पहाड़ों की शान छे तू पहाड़ महान छे, पहाड़ों की शान छे तू पहाड़ महान छे, हे हिमालय पे बचौला तू हमारी पहचान छे, पहाड़ों की शान छे तू पहाड़ महान छे। ये गीत था जी, और काफ़ी लंबा गीत है। अच्छा उस समय का, तो मैंने ये बनाया था। मेरी पहले कैसेट जो भैजी है उसमें मैंने इस गीत को रखा था। तो आप मतलब गीत बहुत गाए? गीत गाए भी उस समय और लिखे भी, और साथ साथ में मंचों पर भी हम लोगों ने काम किया। आज का मैं जो दौर देख रहा हूँ उस दौर के मुताबिक उस समय का जो दौर था वो अलग था। अच्छा। हाँ, जब मेरी भैजी आई थी तो भैजी के और मैती के बाद हम लोग मतलब उस समय काफ़ी हिट हो गए थे राज्य में, और श्रीनगर क्षेत्र का जो एक गायक उभर के उस टाइम पर आया तो लोगों को चंद्रवीर गायत्री था। एक्चुअली हमारे आगे बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे, हमारे आदरणीय थे, चंद्र सिंह राय साहब थे, जगदीश बकरोला जी थे, आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी थे, बड़े भाई साहब संतोष खेतवाल जी थे। ये लोग गा रहे थे उस समय, और हम नए लड़के थे। अनिल बिष्ट भाई हो गया, मैं हो गया, हम 2-4 लड़के और 2-4 एक दो कुमाऊं से थे।
तो हम 2-3 लड़के नए नए, कल्पना चौहान जी, अच्छा। उस समय नया नया स्टूडियो और नया नया काम, एक नया दौर था 95 का दौर। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी कि हम लोग जो है गाएंगे और हम भी कलाकार बनेंगे। तो आपने स्टेज शो किए? स्टेज शो किया। पहला जो आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी की खुद कैसेट आई थी, अच्छा। तो खुद का ये गीत था। तो मुझे आदरणीय जो हमारे संगीतकार हैं अपने राजेंद्र चौहान जी, उन्होंने कहा भाई नेगी जी के गीत पर तुमने नृत्य करना है। अच्छा। तो जो ये डांस करने का और फिल्म में आने का जो वो बढ़ा, वहीं से बढ़ा शुरुआत जो बढ़ी। कौन सा गीत था? एक बोल तो बोल सकते हैं आप उसका? ओटुआ बेलना मेरी रस मेरू मेला, ओटुआ बेलना। क्या बात है, ये बड़ा तो ये पहला गीत है नेगी जी के पहले उस पर जो है हमने डांस करने का मौका मिला नोएडा में हमें। और पर यहाँ पर जो हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं ना जी, कि आप इतने अच्छे पॉपुलर कलाकार हैं और आपने बहुत अच्छे शो किए, स्टेज शो किए। जी जी। पत्रकारिता में कैसे आपको लगा कि अब ये छोड़ करके पत्रकारिता तो देखिए राज्य आंदोलन के बाद जी, जब राज्य का आंदोलन शुरू हुआ जी, तो राज्य का आंदोलन ये हुआ था कि हम एक नया राज्य का वो करेंगे। तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, गढ़वाल विश्वविद्यालय में। तो विश्वविद्यालय से हम लोग जो आंदोलन में जुड़ गए थे। अच्छा। और सौभाग्य मुझे कि राज्य बनने, जिस दिन राज्य की घोषणा हो रही थी संसद के अंदर, उस दिन रात मेरा गीत रिकॉर्ड हो रहा था दिल्ली में। अच्छा। तो शायद मैं ये समझता हूँ, अभी तक मुझे जानकारी, जितनी मेरी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग यही है कि मैंने ही उस दिन गीत गाया और राज्य का गीत मैंने गाया था उस दिन। राज्य, जब राज्य की खुशी का जो गीत था वो मैंने गाया था। वो मेरी कैसेट में वो एक लाइन गा के भी नहीं, उसका ही था। क्या लाइन, मुखड़ा क्या है उसका? उत्तराखंडी भाइयों जरा नौबत बजे द्या, सभी देव देवतों की धुआं लगे द्या, जब बदरी केदार तेरी जोत चा अखंड, आज मिल गए हमारो उत्तराखंड। वाह, ये गीत हमने ये कमाल ये लिखा गीत। हाँ, ये गीत उस समय तो शायद वहाँ दिल्ली संसद भवन में जो है हमारे राज्य की घोषणा हो रही थी और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था उस दिन नीलम कैसेट में। आदरणीय राजेंद्र चौहान जी म्यूजिक दे रहे थे और गीत का वो निश्चित तौर पे ये गीत को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाए हम लोग। सच्चाई ये है कि मेरे गीतों की अभी तक एल्बम नहीं बन पाई है। मैंने कंपनियों को कह दिया, मैं पत्रकार था तो शायद हो सकता है कि कंपनियों ने, जैसे कंपनियां क्या करती थी कि उस समय लूट मार थी। अच्छा। सच्चाई थी है कि पहाड़ से बच्चा जा रहा है, अपना पैसा लेके जा रहा है, गाना गाता था। लेकिन हम ये था अक्सर पहले यही हुआ, पैसा तो अब मिल रहा है, उस दौर में पैसा था ही कहाँ। पर वो तो पैसा कमाते थे ना, कंपनियां कमा रही थी। अच्छा। तो उनको ये लगा कि ये पत्रकार, मैं दिल्ली में भी पत्रकारिता कर रहा था। मैं दिल्ली में आदरणीय बिष्ट जी थे हमारे, उनके साथ में मैंने गढ़वाली भाषा का अखबार छुयाल के नाम से अच्छा जारी किया था भाई। छुयाल अभी भी छपता है? छुयाल अभी भी छपता है मेरे ख्याल से। मैं उसका वहाँ पर पत्रकार रहा हूँ और उनको ये था कि ये लिख रहा है, ये पत्रकारिता कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये कंपनी के खिलाफ चले जाए। तो इसलिए आज तक मेरे गीतों की जो है अभी तक कभी भी जो फिल्मांकन नहीं हो पाया। तो कितने गीत होंगे? करीब 120 गीत है। 120 गीत में गा जो रिकॉर्ड हो चुके हैं। रिकॉर्ड हो चुके हैं। पर आपके सफ़र की जब हमने शुरुआत सुनी कि आप एक प्योर फोक आर्टिस्ट के रूप में प्रस्तुत हुए जी, आपने पत्रकारिता में प्रवेश किया जी, और पत्रकारिता भी आपने पेशेवर पत्रकारिता की है जी, पर सिनेमा की ओर फिर आप सिनेमा के कल्याण के लिए भी आपने काम किया है जी। तो ये कहानी क्या है कि आप पत्रकारिता से फिर सिनेमा की ओर आपका वो रुझान बढ़ गया? वैसे मैं ये हुआ कैसे इस तरह? वैसे मैं विज्ञान का छात्र हूँ जी। मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया था। लेकिन उसके बाद जब मैं असम में गया, एक बचपन से एक वो थी कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा, कलाकार बनूंगा, फिल्मकार बनूंगा। तो असम जाने के बाद संगीत की शिक्षा मैंने असम में ही ली थोड़ा बहुत। और सच कह रहा हूँ आपसे कि असम में मैंने नॉर्थ ईस्ट में मेरे को भाषा नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। लेकिन आज भी मैं धन्य हूँ कि मुझे वहाँ पर जो पुथी भड़ाल होता है, पुथी भड़ाल शब्द असम का है। अच्छा। हमारे यहाँ उसको कहते हैं लाइब्रेरी या पुस्तकालय है। अच्छा, तो वहाँ का जो पोथी भड़ाल, हाँ पुथी भड़ाल, पुथी भड़ाल। हाँ, अच्छा, पुथी मतलब किताब है और भड़ाल मतलब आलय, जिसको जब बोलेंगे हम पुस्तकालय। जी जी। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका जी का जो घर है तेजपुर में, डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के परिवार के ही सदस्य, उनके छोटे भाई, मैं नाम भूल गया हूँ, करीब 20-25 साल हो गए हैं। अच्छा, नाम ध्यान कुछ हजारिका था उनका। ठीक है। उनके साथ मैंने पुथी भड़ाल में विष्णु राभा संगीत, जो कि वहाँ का बहुत ही टफ संगीत है, उस संगीत पर जो है कंपटीशन दे दिया। तो सच कह रहा हूँ आपसे, छोटा सा बच्चा था। अच्छा। उम्र करीब 20 से 21 साल रही होगी।
तो उन्होंने कहा कि भाई ये उत्तर प्रदेश का, उस समय उत्तर प्रदेश था, मैं 92 93 की बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा। तो उस उन्होंने कहा ये बच्चा कैसे गा देगा भाई आसामी भाषा को, और वो भी ये विष्णु राभा संगीत गा रहा है, हाँ। संभव नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने दम लगाकर गाया, मैंने कोशिश करी। अच्छा। और हालांकि मैं जीत कहाँ सकता था, क्योंकि किसी भी संगीत के लिए या किसी भी शब्दावली के लिए उसका उच्चारण होना बहुत सही और है, पार्टिसिपेशन तो किया लेकिन आपने। उन्होंने उसी बात के लिए वहाँ की जो कमेटी थी, वो जो वहाँ का जो एक पूरा वो था, समाज था, उन्होंने कहा क्या हिम्मत है इस बच्चे की, इसको अभी तक ढंग से आसामी आती नहीं है और ये फिर भी आसामी गा रहा है। उस दौर की बात कर रहा हूँ। मतलब उत्तर प्रदेश के हिमालय से आया हुआ उन्होंने लड़का। लिखा, अखबारों की कटिंग है। अच्छा। उन्होंने लिखा उसमें कि उत्तर प्रदेश का जो लड़का है गढ़वाली, उत्तर प्रदेश का गढ़वाली लड़का, ये जो अच्छा। है विष्णु राभा संगीत गाने की हिम्मत जुटा रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बड़ी बात। तो गाया वहाँ पे, उनके साथ काम किया। वहीं से संगीत का जो दौर था, एक्चुअली जो सच्चाई ये है कि आसाम में घर घर में संगीत है, घर घर में संस्कृति है, और हमारा आसाम का जो एक कल्चर है अपना, जो संगीत, वो हमारा जो गीत और नृत्य का जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट है, या रीति रिवाजों के भी, वहाँ बुआरी को बुआरी बोलते हैं, जैसे पहाड़ में बुआरी बोलते हैं, वहाँ भी बुआरी शब्द को यूज किया जाता है। बहू, बहू को, हिंदी बहू को मतलब बुआरी को बुआरी बुआरी शब्द का यूज किया जाता है। कई चीजें बिल्कुल एक समांतर है। पर आपने ये नहीं बताया आसाम क्यों गए आप? नौकरी, पहाड़ का बच्चे ने क्या किया, आज तक पलायन तो किया। अच्छा। वो समय ये था कि नौकरी पाने के लिए आप निकलो बाहर। ठीक है। तो कहीं जाना था, तो मेरे कोई जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ आ जाइए, आपके लिए नौकरी मिल जाएगी। तो चले गए, लेकिन जानते नहीं थे कि भाषा ही नहीं हो अपनी। सबसे बड़ा टप तो यह था। तो मैं सेना की मदद ले लेकर के भाषा का ज्ञान कर सीखा, और एक तरफ अखबार को रखा और एक तरफ डिक्शनरी रखी, और फिर शब्द मिलाए। अच्छा। तो जो मेरे मकान मालिक थी, तो उन्होंने मेरे को जो है समझाया कि ये ऊ है, ये ओ है, ये बी है, ये सौ है, ऐसा करके। तो मैंने शब्द जुड़ाए। अखबार, सच कह रहा हूँ कि उत्तराखंड आंदोलन पर सबसे ज़्यादा खबरों का जो छपान हुआ, मैंने वहाँ छप, क्योंकि उनको खबर मिल रही थी, मैं डीपली बता रहा था, और अखबारों खबर। तो उस समय मैं पत्रकार तो डायरेक्ट नहीं बन पाया, लेकिन संपादक के नाम एक पत्र आता था छप के। अच्छा। तो 6 कॉलम, 4 कॉलम का जो आर्टिकल मेरा छपना शुरू हो गया। अब जब वहाँ का एक दैनिक अखबार है सेंटिनल, दैनिक सेंटिनल, फिर एक था मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, 2-3 अखबार हैं वहाँ हिंदी के जो हिंदी छापते थे। तो उन्होंने फिर जब छापना शुरू किया, तो फिर तो ये उत्तराखंड के आंदोलन से जुड़ के हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, और आज भी वही उद्देश्य है। अभी भी चाहे राज्य की कला के लिए, चाहे राज्य की शिक्षा के लिए, चाहे राज्य के कलाकारों के लिए एक संघर्ष जारी है, लगातार संघर्ष जारी है। और जब से हम आपको सुन रहे हैं जी, कलाकार, आंदोलनकारी, पत्रकार, क्या क्या आपने अचीव किया है और समाज के लिए किया है, इसमें कहीं पर भी चंद्रवीर गायत्री नहीं दिख रहा है। पूरे राज्य के लिए आपने किया है। पर एक बार बार जो मैं इस सवाल को भी, आप सवाल नहीं है, एक जिज्ञासा है लोगों की कि सिनेमा की तरफ आना और फिर सिनेमा के कल्याण के लिए काम करना, और जो दोनों काम आप कर रहे हैं, लोक कलाकार भी हैं और पत्रकारिता भी करते हैं और सिनेमा के लिए भी काम करते हैं, ये दोनों तीनों काम सॉफ्ट काम है, तो इसको मैनेज कैसे करते हैं आप? बहुत संघर्ष किया जी। जितने भी लोग सुन रहे होंगे, जिन लोगों, हम हमारे पहाड़ के लोग हैं, सारे उत्तराखंड के राज्य के लोग हैं, सब जानते होंगे हमारे पाँव में खड्डे हो गए, ऊपर तक इतने खड्डे हो गए, चल चल के, संघर्ष कर करके, हमें पता नहीं चला। और उन खड्डों का दर्द अभी भी दिखता है कि लोगों ने हमें पहचाना ही नहीं कि हम कौन हैं, और हम संघर्ष आज भी हो रही बात है। आज ऐसा नहीं कि अभी ख़त्म हो गया, लेकिन मैं इस बात के लिए कुछ लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संस्कृति के बारे में जारी रखा अपना मिशन, छोड़ा नहीं, हम भी नहीं छोड़ा। जैसे एक हल जोतने वाला व्यक्ति अपने खेत को कभी नहीं छोड़ता, उसी तरह हमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। अपने उसको रही पत्रकारिता की बात, पत्रकारिता तो मैं किसी के अधीन काम करने का आदी नहीं था, मैं किसी के अधीन काम करने का आदी नहीं। तो मैं फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं कि मैं पत्रकारिता में, मैं सबसे पहले मुझे जो दैनिक अखबार मिला, वो उषा किरण जी ने उत्तर उजाला में ज्वाइनिंग कराया दिल्ली में। मैं गढ़वाल प्रभारी बनकर गढ़वाल में आया और उत्तर उजाला मैंने काम किया आदित्य जय सिंह रावत जी के साथ में। उसके बाद फिर शाह टाइम्स को देहरादून से पहाड़ की तरफ ले जाने वाले हम लोग थे, जितेंद्र भट्ट जी और मैंने मिलकर के उस अखबार को हमने पहाड़ से आगे बढ़ाया।
कि चलो एक नया स्कोप आया, तो एक मतलब नया जिस काम काम को आप कर रहे हाँ, थे, वो एक था कार्य। जो काम आप कर रहे थे उसको एक मंच दिया आपने मीडिया के माध्यम जी से। जी जी कहने का मतलब ये है। उसके बाद हमारे पांडे जी टिहरी से पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार पांडे जी का नाम सुना होगा आपने, उनकी एक पत्रिका आती थी उत्तराखंड आजकल। उत्तराखंड आजकल, फिर उसमें जुड़े और उसके बाद फिर हमने जो है एक अपना मैगजीन शुरू करी पर्वत जन के नाम से। जी। और पर्वत जन के नाम करीब 2014-15 तक हमने साथ साथ काम किया। उसके बाद मुझे बीच में इधर उधर जाने का मौका मिल गया, कभी मुझे शासन में बुला लिया गया, कभी मैं जो नहीं, फिर उसको भी हमारे हाँ, दर्शक अभी आएगा सुनना चाहते जिक्र हैं आएगा उसका, कि मैं वो बता इधर रहा हूँ। उधर क्यों गए आप। तो मतलब वही कर रहा हूँ। फिल्म की आपने बात करी तो फिल्म में अब उसकी उसी बीच में बता रहा हूँ मैं कि हम श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़ गए और राज्य के पत्रकारों के लिए तमाम योजनाओं पर हमने संघर्ष किया। अच्छा। नारायण दत्त तिवारी की सरकार से लेकर के और अब तक त्रिवेंद्र रावत की सरकार तक अभी तक भी लगे हुए हैं और आज भी कर रहे हैं। जब भी बुलाते हैं पत्रकार, अब जाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं, पर तब मेरे पास पद रहे हैं। मैं सचिव रहा हूँ प्रदेश का, जिले में अध्यक्ष रहा हूँ, 5 बार अध्यक्ष रहा हूँ श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का, और पूरे काम के, बड़े काम के, खूब काम किए। और आज पत्रकारों को पेंशन योजना मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही संघर्ष था, पूरे राज्य भर के हमारे जो पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकारों का मार्गदर्शन था, वरिष्ठ पत्रकारों ने सहयोग दिया और हम लोग काम करते गए। लोगों ने विधाएं बताई, मैं लखनऊ तक गया, मैं दिल्ली तक गया, प्रत्येक पत्रकार संगठनों से मिलने। हमने गोवा की गया में जब महासम्मेलन हुआ पूरे देश के पत्रकारों का, वहाँ मैंने उत्तराखंड की तरफ से वो किया, प्रतिभाग किया। अच्छा। और मंच को संभाला, जिस मंच पर कि पूरे बिहार के एक्स मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर से प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर तक सभी बैठे हुए थे। उसके बाद वहाँ से ये अपना क्या बोलते हैं, माउंट आबू में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन हुआ, वहाँ भी मैंने संबोधित किया मंच को, वहाँ भी हमने काम किया। आदरणीय चंदोला जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ में हम लोग वहाँ गए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने वहाँ पे। चारूचंद चंदोला जी? नहीं, चारूचंद नहीं, राकेश चंदोला, उस हमारे श्रमजीवी के वो अध्यक्ष प्रेसिडेंट होते थे प्रदेश के। तो इसी तरह से पत्रकारिता के लिए काम किया। फिर कलाकारी के लिए, कलाकारी फिल्मकारी के लिए, फिल्म में आने का शौक तो पहले से था, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। आसाम में भी मैं जुड़ गया उस चक्कर में, और आसाम में मैंने अपना एक गीत लिखा। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मैंने सिर्फ 3 महीने में आसामी सीख करके उसके बाद आसामी में गीत लिख डाला। आज याद है क्या आपको? आकाशवाणी नौगांव को मैंने वो गीत रिकॉर्ड करके दे रखा है। ओ, आसाम का नौगांव। आसाम का नौगांव को। तो आज कुछ याद है आपको? हाँ, मुझे गीत याद है। तो वो एक लाइन भी आप गुनगुना दीजिए। वो बहुत सुंदर गीत था जी। एक्चुअली ये गीत मैंने लिखा था आपके ऊषा घाट, तेजपुर का ऊषा घाट है ब्रह्मपुत्र के किनारे पर। अच्छा। और ऊषागढ़ के नाम से वो जगह अच्छा। बहुत फेमस है। राजा की राजधानी होती थी तेजपुर, और तेजपुर पर राजा की लड़की थी ऊषा। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से कोई राजा थे बहुत बड़े, मैं नाम भूल रहा उनका। जी। उनकी बेटी थी ऊषा घाट की, उनके नाम से ऊषा घाट बना हुआ है। अच्छा। तो मैंने वो गीत लिखा था, मोयूरी पाखिरे ना खून बरो नियागा, मोयूरी पाखिरे ना खून बरो नियागा, जा कोया सुवाली जा कोई लोई जा, नोईडे घाट ते पा, नोईडे घाट ते पा, मोयूरी पाखिरे ना खून बरो नियागा। उत्तराखंड के लोग आपको देख रहे हैं। जी जी जी। और कह रहे हैं कि एक उत्तराखंडी आसमी गीत गा रहा है। हाँ जी। इसका अर्थ भी आप बता दीजिए। मैं बता देता हूँ जी, कि एक कल्पना थी, मैं युवा था 21-20 साल का, जी। तो नाव में लोग चलते थे, नाव में अक्सर उनका परिवार भी रहता था। तो ये एक नाविक परिवार है और वो नाव में चल रहा है, बड़ी बड़ी स्टीमर चलते हैं ब्रह्मपुत्रा में। ब्रह्मपुत्रा एक सागर की तरह बहती है, और ट्रेन को भी 5 मिनट लगते हैं उसमें पार करने में, इतनी बड़ी नदी है। अच्छा। ब्रह्मपुत्रा सागर की तरह बहती है। तो मैं बैठा हुआ था, तो मुझे लगा कि मेल रिवर, हाँ, बहुत पुरुष नदी कहते हैं उसको, बहुत बड़ी नदी है जी। तो उन्होंने, मतलब मैं बैठा हुआ था तो मैं नाविकों को देखता रहता था। मैंने कहा तो उस समय एक जिज्ञासा होती है, कोई अट्रैक्शन आपको दिख जाए, कोई ऐसा चीज़ दिख जाए जिस पर एक जिज्ञासा बन जाए कि उम्र का तकाजा जी। तो मैंने लिख दिया कि मोयरी पाखिरे नाव, मोर के पंखों की मेरी नाव होती। अच्छा। मोर के पंखों की मोयरी पाखिरे नाव, हाँ। खून बरुने गाँव,
सोने का मेरा गांव होता, ऐसा गांव होता जो चमचमाता होता, वाह, मोर की पंखों की मेरी नाव होती, जा कोई या सुवाली जा कोई लोई जा। अच्छा। हे नाविक की लड़की, तुम इस नाव को लेकर के आओ, अच्छा। मैं तुम्हें नदी के उस घाट पे मिलता हूँ। क्या बात है। तो यही जो आपकी काबिलियत और आपकी जो क्षमताएं हैं बहुत जा कोई ज़्यादा या है। सुवाली, सुवाली वहाँ सुवाली लड़की के लिए बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपकी योग्यता और ये सब चीज़ों में हम कोई जवाब नहीं है जी। फिर भी अब जब आप उत्तराखंड सिनेमा के लिए काम करते हैं जी। तो उत्तराखंड में भाषाई समस्या बहुत ज़्यादा है। जी, और लगभग अभी जब शोध हुआ था पिछले दिनों तो 13 भाषाएं आइडेंटिफाई हुई है। तो इन भाषाओं के साथ कैसे आप जब सिनेमा के लिए काम करते हैं ना, वो तो पूरा राज्य देखता है, दूसरे राज्य के लोग देखते हैं, बिल्कुल। तो भाषाओं को लेकर के कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं आप लोग? देखिए, वो तो एक मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट का, फिल्मकार का, आज फिल्में बन तो रही है पर हम संतुष्ट नहीं हैं। जब भी गढ़वाली फिल्मों को या कुमाऊनी फिल्मों को देखने जा रहे हैं तो केंद्रित नहीं हो पाते हैं। अच्छा घरवाली पौड़ी की भाषा बोल रही है जी पति टेरी की बोल रहा है, जी सासू उत्तरकाशी की भाषा बोल रही है जी और ससुर जो है सीधा चमोली की भाषा बोल रहा है। तो यहीं पर एक विडंबना बन जाती है और अक्सर ये फिल्मों में देखा गया है कि फिल्में हिट नहीं हो पाती हैं, फिल्में चल नहीं पाती हैं, लोग समझ नहीं पाते। क्या था, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसको प्रमाणित कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर रखूँगा कि श्रीनगर से देवप्रयाग और पौड़ी से नीचे एक टुकड़ा है। ये भाषा जब बोली जाती है ना, जन मी बोनो छो श्रीनगर है बात, हाँ। तो यह वजन मिन बोली मी बोनो छो श्रीनगर है बात, तो ये गढ़वाली है प्योर? ये गढ़वाल प्योर या मैं क्या चे कि अब जो मैं बोनो छो हाँ। ये बात है अलमोदा बोल भी समझनो चे, हाँ। चमोली बोल भी समझनो चे और आप टीरी बोल भी समझनो, मुनस्यारी वाला भी? मुनस्यारी भी समझनो। वैसे कुमाऊं में एक अल्मोड़ा का जो पार्ट है, अल्मोड़ा वाला पार्ट, जी। जब अल्मोड़ा वाला कुमाऊनी बोलता है तो उसको पौड़ी वाला भी समझ आता है। गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने जितने गीत गाए आपके जी सब समझ में आते हैं, हाँ या नरेंद्र सिंह नेगी जी जो गीत गा रहे हैं सब समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक भाषा का केंद्र बनाना पड़ेगा, साहित्यकारों ने बनाया। इसमें दाद देने वाली बात यह है कि जिन्होंने भी पुस्तकें लिखी हमारे साहित्य, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भाई हम जो हैं श्रीनगर देवप्रयाग की भाषा को ही ज़्यादा महत्व दें। कारण है कि इस भाषा को हर कोई समझ जा रहा है। तुम उनके खे, तुम क्या खाना छा, तुम कबर आना छा, तुम कबर जाना छा, तो एक कॉमन भाषा है, सब समझ पा रहे हैं। कॉमन बात है। लेकिन यही शब्द अगर गैरसैंण वाला बोलेगा, यही शब्द अगर टेरी वाला बोलेगा, यही शब्द अगर आपका उत्तरकाशी वाला बोलेगा या जौनपुर वाला बोलेगा, डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे अब मैं ये नहीं, मैं मतलब ये नहीं कि मैं श्रीनगर से बिलोंग कर रहा हूँ तो मैं वहाँ की बात, मैं ये कह रहा हूँ कि साहित्य का क्षेत्र रहा है श्रीनगर का बीट हो ना, तो यहाँ पर इन्होंने क्या सब मिक्स भाषाएं हुई। वो कारण क्या रहा कि चमोली वाला ब्याह तो श्रीनगर टिका, टीरी वाला ब्याह तो श्रीनगर टिका, पौड़ी वाला ब्याह तो श्रीनगर टिका, और कुमाऊं से भी लोग आए तो श्रीनगर में टिके, तो केंद्र रहा। तो वो जो बीच की बेल्ट थी, उस बेल्ट की भाषा पर काम होना चाहिए। और जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी लोग जो इस पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने लिपि मेरे पास आया था, मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे आपके बीच में कि 2015 में मैं उफ्तारा का संयोजक रहा हूँ। हाँ। तो मुख्य संयोजक होने के नाते हमने उफ्तारा उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन रेडियो एसोसिएशन उत्तराखंड संगठन बना था। अच्छा। उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन अच्छा। एक संगठन बना था। उस संगठन में 2015 में जो काम हुए वो अभी तक नहीं हुई। वही काम से मैं आ रहा था आपके पास। वही फिल्मों के काम बता रहा मैं आपको, जी। कलाकारी की फिल्मों के जो मैं काम बता रहा हूँ, उसमें हमने एक 10 बिंदुओं का एक मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था। अच्छा। और फिर जब हमारा कार्यक्रम हुआ तो मंच पर मुख्यमंत्री ने 10 में से 8 बिंदुओं को वहीं पर टिक कर दिया था कि बिल्कुल सही है। अच्छा। अब एक एक करके गिना रहा हूं आपको। ठीक है। राज्य के कलाकारों के लिए पेंशन योजना ये हमने करा डाली, फोक आर्टिस्ट। फोक आर्टिस्ट प्लस आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, ठीक है। उसके बाद राज्य के कलाकारों का बीमा योजना, अच्छा, इस पर भी हमने काम करा डाला। ये हुआ। बिल्कुल। दूसरा, राज्य का वाद्य यंत्र, हमारे राज्य का कोई वाद्य यंत्र नहीं था, तो राज्य के वाद्य यंत्र ढोल को हमने जो है अनुमति दिला डाली। राज्य का वाद्य यंत्र बना। ढोल है, ठीक। केदारी ढोल है हमारा। हाँ। देश में ढोल और बजते हैं, लेकिन इस ढोल की विधाई अलग है। हाँ। ये अपने आप में एक ग्रंथ है। उत्तराखंड का जो ढोल है वो ग्रंथ है, क्योंकि वो शिव जी का ढोल है, शिव का ढोल है, और शिव के ढोल से निकले हुए उसमें 33 कोटि देवी देवताओं की व्यवस्था है। उस ढोल के उस हमारे उसके तालों में, हमारे ताल में क्या, ढोल पर, पहले ताल की बात तो बहुत दूर हो गई, जो ढोल का आकार ही है ना, कभी जब बैठेंगे तो फिर ढोल सागर पर भी बात करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ढोल ही, जो ढोल की जो प्रक्रिया है उसी पर हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का कार्यक्रम सेट है। वो राज्य वाद्य यंत्र हो गया। तो राज्य वाद्य यंत्र बनवाया उसको, ढोल को। दूसरी बात कि एक
पेंशन योजना हो गई, एक ढोल हो गया। हमने कहा जी राज्य का गीत होना चाहिए, हर राज्य अपना गीत बजाता है। तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने राज्य गीत के लिए अनुमति जारी कर दी। अच्छा। बल्कि आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को और कुछ लोगों को उस पर जो कमेटी बनाई गई और वो गीत लिखा गया, और गीत लिखा गया बल्कि गाया भी गया, कुछ गीत बने भी उस पर। हाँ। अभी उसका मेरे ख्याल से फाइनल हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर चल रहा है काम, संस्कृति विभाग उस पर काम कर रहा होगा। ठीक। राज्य गीत बनवाया, और भी तमाम योजनाएं थी जो हमने कलाकारों के लिए कर डाली। मांगल, मांगल है। आज तक मांगल कभी सुना था आपने? नहीं। मांगल वैसे गा देते थे, बारात वालों ने 10-20 रुपये पकड़ा दिया, यही होता था। हाँ। हमने मांगल कमेटियों के लिए कंपलसरी करवाया। आज घर घर में मांगल बजते हैं, और उत्तराखंड के एक और बड़ी योजना पर हमने बात की थी जब मैं उफ्तारा का अध्यक्ष बना 2015 के बाद 17 में। तो हमने कहा था इस बात को कि राज्य के मंदिरों में जो हम ये 3,000 रुपये उसकी दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, पेंशन की, इसको आप मंदिरों में एक कोई भी पूजा करने वाला, उसमें मैं किसी जाति विशेष का वो नहीं कर रहा हूँ। आपको जो लगता है कि गांव में कोई व्यक्ति पूजा कर सकता है, आप किसी को भी रख सकते हैं। हाँ। क्योंकि हमारे राज्य में जो मठ मंदिर हैं, अलग अलग पुजारी समुदाय है। कहीं ब्राह्मण पूजा करते हैं, कहीं ठाकुर लोग पूजा करते हैं, कहीं जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई पूजा करते हैं। तो सभी को पूजा करने का अधिकार है। तो उसमें क्या है कि जहां पर भी जो आदमी उपलब्ध है, आप पूजा के लिए एक पुजारी और एक जोड़ी ढोल दमाऊ वालों को नियुक्त कर दीजिए उस मंदिर में। प्रत्येक मंदिर में, हर गांव में एक ग्राम मंदिर, एक ग्राम का देवता का मंदिर होता है। हाँ है। तो आपने 3 लोगों को रोजगार दिया। हाँ। पूरे गांव, अगर ग्राम सभाएं गिनी जाए राज्य की, तो कितनी ग्राम सभाएं होती है? कितने 100 लोगों को आपने कहा, और आप पैसा दे रहे हैं। आप एन केन परकेन पैसा दे रहे हैं कलाकारी के नाम पर, लेकिन उसी पैसे को अगर आप तरीकेबद्ध दे देते तो सभी लोगों को ये काम अभी पाइपलाइन में है। पाइपलाइन में। मैंने आदरणीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे शपथ दिलाई थी उप्तारा की, अध्यक्ष पद की। तो मैंने उनसे कहा था कि सर आप जो है सरकार से बात करके हमें इसे करवा दीजिए। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जिस तरह से, जिस दौड़ भाग में आज मांगल वालों को जो है अब एक अच्छी पूंजी मिलती है, सरकार से भी मिलती है, और अगर कहीं पर कोई मांगल गीत गाने जा रहा है तो 20,000 से 25,000 रुपये की एक रकम लेता है 2 दिन की, और वो 3-4 महिलाएं होती हैं और 2-3 उनके साथ बजाने वाले होते हैं। तो मतलब उनका जो एक पैसे का जो स्कोप है वो बड़ा, रोजगार बड़ा है। कुल मिला के बात यह। दूसरी बात, 250 से 300, 300 से 500 के बीच जो था कलाकारों का मानदेय था। फिर बात आई जब कोरोना काल आया दोस्त, कोरोना काल के टाइम पर ये चीज़ें आई कि भाई ये कैसे 500 में घर चलाएंगे, और अब तो काम भी नहीं है, तो कहाँ से हो जाएगा काम। तो फिर क्या किया, विधानसभा में एक मीटिंग बुलाई मैंने पूरे राज्य भर के कलाकारों की, अच्छा, फिल्मकारों की, और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष, मैंने कहा देखो जी साहब, सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुन रही है तो आप भी हमारे राज्य की सरकार है, विधानसभा के, आप विधानमंडल के मालिक हैं, आप अपने विधानमंडल में लाइए। 70 विधायक हैं। अच्छा, 70 विधायक क्या मदद कर सकते हैं कलाकारी फिल्मकारों की? ठीक। इस राज्य को उभारना है, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाना है। ये लोग तो मर जाएंगे, इनको कौन पूछ रहा है? तो मैं उस आपकी बात को रोक रहा हूँ जी कि वो काम अभी पाइपलाइन में है। हाँ। मैं सिर्फ एक कहना चाह रहा हूँ, अंत में चलते चलते थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आज उत्तराखंड सिनेमा कहाँ पर देख रहे हैं आप? इसका सुखद एहसास है आपको? सिनेमा बहुत आगे बढ़ चुका है उत्तराखंड का जी। अब फिल्मों में पैसा आना शुरू हो गया है। एक दौर था जब पराशर गौड़ साहब जैसे व्यक्तित्व ने जगवाल फिल्म बनाई होगी, क्या दिन रहा होगा, कितनी परेशानियां रही होंगी। लेकिन एक दौर आया जब घर जवाई जैसी फिल्म आई, और फिर जो है नौटियाल साहब ने उसको बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया, और लोगों ने देखा भी, और शायद मुझे लगता है उस फिल्म से आय भी हुई। लेकिन उसके बाद फिर एक गैप आ गया बहुत लंबा। अब धीरे धीरे फिल्मों में पैसा आ रहा है। हमारे अनुज जोशी जी की फिल्म आई थी बिरगोन, पूरे भारतवर्ष में चली। नॉर्थ के बाद साउथ चली, साउथ के बाद ईस्ट चली, ईस्ट के बाद जो है वेस्ट तक गई, और विदेशों तक गई। दुबई में भी फिल्म चल रही है। अभी जो बथों, उर्मी नेगी की जो बथों है, उर्मी नेगी की जो बथों है, उसको फ्रांस में अभी जो है अवार्ड मिला है, इंग्लैंड में अवार्ड मिला है बथों को। तो उत्तराखंड सिनेमा आगे बढ़ रहा है का सुखद एहसास है। और आपसे बातचीत करने से ऐसा लगता है कि आपको हम कभी दोबारा बुलाएंगे। और समय की नज़ाकत को देखते हुए आज
हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता चंद्रवीर गायत्री जी। अगली कड़ी में हम किसी और शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।